हेलो बच्चों, नमस्ते। आप सभी का 10th क्लास विज्ञान विषय में स्वागत है। बच्चों हमारा चैप्टर 10 चल रहा है और 10वें चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। ठीक है ना। ओम का नियम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखो प्रतिरोध क्या होता है। तो बालकों आपको पता है कि कोई भी चालक तार जो होता है, जैसे ध्यान से चेक करना, ये चालक तार है। चालक तार को मैं इतना मोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना। और इस चालक तार को आप बैटरी के एक सिरे से जोड़ दो और इसको आप दूसरे सिरे से जोड़ दो, तो इस चालक तार के अंदर क्या प्रवाहित होने लग जाएगी? विद्युत धारा, है ना। अब इस चालक में जब धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, तो इस धारा इस चालक में प्रवाहित हो रही है। अब बताओ ये चालक किसका बना होता है? धातु का बना होता है ना भाई। धातु ही तो होती है विद्युत की सुचालक। चालक तार किसका बना है? धातु का। अब धातु जो होती है बच्चों, धातु जिस धातु से इस तार बना हुआ है, इस धातु के अंदर अणु, परमाणु, आयन कुछ भी उपस्थित हो सकते हैं। भाई अगर ये मैं धातु मान लूँ और धातु के अंदर ये इसके अणु, परमाणु, आयन उपस्थित हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर। और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं, क्योंकि इनका कोई सिस्टम थोड़ी है कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कहीं भी जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप इस धातु को ध्यान से देखो बेटा, ये अणु और परमाणु उपस्थित हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, गहरे में बता रहा हूँ, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब जैसे ही आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? गति। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? गति करने लगेंगे, ठीक है ना। तीर के चिन्हों को ध्यान से चेक कर लेना। इस तरह से गति करने लगेंगे ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो ये धातु के परमाणु, अणु, आयन इसके अंदर कुछ भी उपस्थित है। तो बेटा इनको कोई सीधो रास्ता देगा जावे कुम? भाई खाली रोड, इनके कहा से खाली रोड पड़े हुए का कि आराम से तुम निकल जाओ आगे? कोई खाली रोड नहीं है इनके केस। ये जब यहाँ से चल रहा है तो यहाँ भी कोई अणु आ सकता है, यहाँ भी कोई अणु आ सकता है, तो ये इससे टक्कर मारेगा। इससे टक्कर मार के इधर मुड़ जाएगा तो ये इससे टक्कर मारेगा, फिर इधर आएगा इससे टक्कर मारेगा, फिर इधर आएगा इससे टक्कर मारेगा। तो इस तरह से टकराता हुआ अनियमित गति करता है। अनियमित गति जब तो लिखी है मैंने भाई। अगर यहाँ पे अणु मौजूद है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ, यहाँ पे टक्कर मारी, इधर मुड़ गया। यहाँ पर अणु मौजूद है, या तो टक्कर मारी, इधर मुड़ गया। यहाँ पर भी अणु मौजूद है, इससे टक्कर मारी, चलो वापस मुड़ गया। कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर टक्कर मारी तो इधर आ गया। तो ये अनियमित गति हुई कि नहीं हुई? और ये अनियमित गति ही इस धातु के अंदर पाई जाती है। किसके द्वारा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। और अनियमित गति का कारण क्या है कि इस धातु परमाणु के अंदर अणु, परमाणु, आयन कुछ भी उपस्थित होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं। टकराने के बाद उनका मार्ग जो होता है वो विचलित हो जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चालक के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा चालक के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन उसके रास्ते में कुछ बाधाएं आ रही हैं कि ना आ रही? और रास्ते में आने वाली जो ये बाधाएं हैं इनको ही कहते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब विरोध, जो विरोध करता है आगे जाने का। जैसे आप अगर आगे जा रहे हो और कोई आपको रोक देता है तो वो हो गया आपका प्रतिरोध, यानी कि विरोध हो गया आपका, ठीक है ना। तो यही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह के दौरान उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गई बात ही? चलो परिभाषा लिख देता हूं मैं इसकी। लिखो परिभाषा प्रतिरोध की।
प्रतिरोध, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस। तो कैसे लिखेंगे परिभाषा? किसी चालक में आवेश प्रवाह के दौरान उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर, प्रतिरोध को किससे दर्शाएंगे? कैपिटल आर से दर्शाते हैं तथा इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? देखो बच्चों, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और देखो ओम को कैसे दर्शाते हैं? इस तरह से। ओम का प्रतीक है ये, प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये बनाना सीख लेना। इसको क्या बोलोगे आप? ओम। ठीक है ना? तो देखो, अगर ओम के नियम, अगर आप प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है बताओ? B बराबर IR। और अब आपको इसमें से प्रतिरोध का मान निकालना है तो क्या सूत्र लगा दोगे? B/I। ठीक है ना? तो इससे आपके लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, अगला एक क्वेश्चन आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो देखो, मैं चेक कर रहा हूं। चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो कब तो कम होगा और कब ज़्यादा होगा, अर्थात किन किन राशियों पर वो निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारक है चालक की लंबाई। लंबाई को दर्शाएंगे L से। अब देखो, आप लोग ध्यान करो कि जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा और छोटा तार होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ज़्यादा प्रतिरोध कहाँ लगेगा? लंबे तार में कि छोटे तार में? आप लोग एक तो लगाओ आप 100 मीटर लंबी डोरी और उसके आगे बल्ब लगा दो, और एक लगाओ आप 10 मीटर लंबी डोरी, उसके आगे बल्ब लगा दो। कौन सा ज़ोर से जलेगा? 10 मीटर वाला, क्योंकि लंबी डोरी जितनी लगाएंगे उतना ही वो करंट पीवेगी। वो करंट पीती नहीं है, उसको प्यास नहीं लग रही है। वो क्या करता है? जितनी लंबाई आप बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उतनी ही ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न होंगी, और ज़्यादा बाधाएं आएंगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो धारा का मान घटता है। समझ गए? और कम लंबाई की है तो कम प्रतिरोध, तो धारा का मान बहुत कम घट्यो, और ज़्यादा लंबाई तो धारा का मान ज़्यादा घट्यो। समझ में आ गई बात? तो चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती को मतलब अर्थात चालक की लंबाई
बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है। समानुपातिक मतलब ये तो रे, अगर तार की लंबाई बढ़ाई है तुमने तो प्रतिरोध घटेगा, और तार की लंबाई बढ़ाई है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है ना। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों, प्रतिरोध समानुपाती किसके, एल के। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, अगर मैं आर और एल के बीच में एक ग्राफ खींचूँ OX/, इधर मैं आर ले लेता हूँ प्रतिरोध और इधर चालक तार की लंबाई, तो आर और एल के बीच में अगर मैं ग्राफ खींचूँ तो यहाँ पर मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। समानुपाती का मतलब जितना मान आर का होगा उतना ही मान एल का होगा। समझ में आ रही है ना, जब भी तो समानुपाती हैं भाई। जितना मान आप आर का बढ़ाओगे, जितनी लंबाई आप तार की बढ़ाओगे उतना ही तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो समान वैल्यू बढ़ रही है तो इसके मध्य जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सीधी रेखा आएगा। कैसा आएगा, सीधी रेखा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर समानुपाती एल। ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमको ध्यान में रखना है, तो आप इसको पॉज करके नोट करो एक बार। अगला कारक चेक कर लेते हैं। अगला कारक है नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और क्षेत्रफल को दर्शाएंगे आप ए से। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है तार का? तार का क्षेत्रफल किसको बोलेंगे बताओ। देखो जैसे ई एक तार है, तो इसकी जो ये मोटाई आपको दिखाई दे रही है, इस मोटाई को इसका आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलोगे। समझ में आ गई बात। तार की जो मोटाई होती है उसको क्या बोलते हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बच्चों अगर तार की मोटाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तार की मोटाई घटा दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जितनी हाई वोल्टेज का करंट आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज को करंट अगर तुमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है तो आप उसके लिए मोटे मोटे तार उपयोग में लेते हो। तो आपने देखे होंगे लंबे लंबे लट्ठे जो लगे होते हैं लोहे के बने हुए, उन पर बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उन पर इतने इतने मोटे मोटे तार लगे होते हैं ना, वो भी मेटल के बने होते हैं। और उससे कम वोल्टेज की अगर लाइट ले जानी है तो उससे कम मोटाई वाले तार लगे होते हैं, और उससे भी कम वोल्टेज की ले जानी है तो उससे कम मोटाई के तार लगे होते हैं, और उससे भी कम के ले जाए तो फिर कम मोटाई के तार लगे होते हैं। तो ध्यान करो मेरी बात है। अगर तुम्हारे बिजली घर पर तुम चेक करें तो बिजली घर पर जो 11 वो कितनी 33 केवी का मतलब किलो वोल्ट, 33,000 वोल्ट की लाइन तुम्हारे बिजली घर पे आती है। और 33,000 वोल्टेज की लाइन जो है जिसके अंदर करंट आ रहा है उसके तार की मोटाई देखो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बिजली घर से 11 केवी की लाइन आपके ट्रांसफार्मर पर आती है, 11,000 वोल्ट की लाइन, उसकी मोटाई 33 केवी से कम है। और आपके ट्रांसफार्मर से आपके घर पर 440 वोल्टेज की लाइट आती है, उसकी मोटाई उससे भी कम है। और आपके घर में जो विद्युत परिपथ लगे हुए हैं जिनमें 100-150 वोल्ट के बल्ब या कुछ लगे होते हैं, वहाँ पर तार बिल्कुल डोरी में छोटा सा होता है। तो जैसे जैसे तुम तार की मोटाई घटाते ला रहे हैं
बोल्टता का मान घटता आ रहा है, और बोल्टता का मान घट रहा है तो इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ रहा है। भाई प्रतिरोध बढ़ता है, और ज़्यादा बोल्टता की धारा ले जावे को तुमने मोटे मोटे तार लगाए हैं, तो वहाँ पर तार की मोटाई बढ़ाते हैं, बढ़ाने से क्या किया है आपने वहाँ पर प्रतिरोध का मान घटाया है। तो जैसे तार की मोटाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, और तार की मोटाई घटाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो कैसे लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती कैसा लिख रहा हूं मैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, और मोटाई घटाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। अतः कैसे प्रदर्शित करेंगे, आर व्युत्क्रमानुपाती इस तरह से लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ठीक है ना। अब देखो अपनी कॉपी में चेक करो, समीकरण नंबर 1 कौन सा था, तो देखो मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से दोनों आर के समानुपाती हैं, तो लिख सकता हूँ मैं L/A। भाई ये तो इसके समानुपाती और इसके ये व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। अब देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, आर, अब समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमको एक यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, स्थिरांक। चलो स्थिरांक नॉर्मल सा रख देते हैं, के L/A। तो देखो के यहाँ एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो। तो अगर विशिष्ट प्रतिरोध को मान तुमने निकालना पड़े तो का सूत्र बन जाएगा R/A/L। अगर ये तीनों मान दे रखे हैं और K को मान पूछ ले तो, ठीक है ना। तो ये 2 सूत्र आप लोग यहाँ से ध्यान रख सकते हो। यहाँ से तुम R का भी मान निकाल सकते हो, A का भी, L का भी, K का भी, किसी का भी निकाल लो, ठीक है ना। तो ये आपके पास सूत्र आ गया प्रतिरोध ज्ञात करने का, जब लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा हो तो, ठीक है भाई। अब साहब तीसरा कारक देखते हैं। अब देखो बेटा एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मैं चालक के प्रतिरोध और लंबाई में, उसमें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में ग्राफ खींचूं तो कैसा आवेगा, और ये दर ले रहा हूं मैं 1/A, है ना। अगर मैंने 1/A ली है तो आपको ग्राफ खींचना है सीधी रेखा, बटे में चलेगी ना A,
तो ये हो गया R समानुपाती 1/A, ठीक है ना। और अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है बच्चों किस में, R और A के मध्य, ये तो R और 1/A के मध्य है, और R और A के मध्य पूछा जाता है, तो आपको ग्राफ किस तरह से खींचना है, OX बाई इधर R ले लो, इधर आप A ले लो। तो इसके लिए आप ये लाएंगे ढाल वाला, ठीक है ना, इस तरह का। ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, जाते कछु मान रख जाएंगे। ऐसे आप बना सकते हो, नहीं बनाते हो तो सीधी रेखा खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये किसके हो गया, R समानुपाती A के मध्य हो गया, R और A के मध्य ग्राफ, ठीक है ना। तो ग्राफों का बड़ा महत्व है, बहुत बार परीक्षा में केवल ग्राफ पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो ग्राफ बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करो इनको। अब देखो तीसरा कारक, ताप पर निर्भरता। देखो अगर चालक तार तुम्हारा धातु का बना है ना, धातु से बने, धातु सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, AU हो सकता है, कोई भी तार हो सकता है, कोई भी मेटल हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी धातु हो सकती है। धातु से बने चालक तार, चालक तार का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध कम परिवर्तित होता है। मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम परिवर्तित होता है ना। और अब बात करें हम कि कुछ अर्धचालक, कुछ धातु जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, कुछ धातु उपधातु कह सकें इनके, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसी कुछ धातु है ना, इनका ताप बढ़ाते हो तो प्रतिरोध घटता है ना। अतः इन धातुओं को क्या बोल सकते हो आप, अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं। धातुओं को क्या बोल सकते हैं हम, अर्धचालक। अब देखो कुछ धातु ऐसी हैं जिनके ताप को कम करते हैं। कुछ धातुओं के ताप को कम करने पर एक निश्चित ताप पर, ताप है कम करके ला रहे हैं, एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध शून्य हो जाता है।
एक निश्चित ताप पर उनका प्रतिरोध कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ऐसी धातुओं को क्या बोलेंगे बता, इन ऐसी धातुओं को बोलते हैं हम अतिचालक। इनको अतिचालक धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं यहाँ को एक, जैसे अगर पारे के ताप को, जैसे पारे का जो प्रतिरोध होता है वो 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। ठीक है ना, पारे का जो प्रतिरोध होता है 4.2 केल्विन ताप पर शून्य हो जाता है। और चौथा कारक है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति पर इसलिए निर्भर करता है कि भाई चालक तार जिस पदार्थ का बना है उसी पर तो निर्भर करेगा, है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, चालक तार जिस पदार्थ का बना होता है उसका प्रतिरोध उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे एल्युमिनियम को तार ले लो, चांदी को तार ले लो, लोहे का तार ले लो, तो कौन से तार में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, लोहे के तार में। ठीक है ना। सबसे कम किस में लगेगा, चांदी के तार में। तो चांदी सबसे अच्छी चालक हो गई ना, लोहे से और एल्युमिनियम से भी, है ना। तो उदाहरण लिख दूं मैं यहाँ पे, जैसे जैसे एल्युमिनियम, चांदी, सोना और तांबा। भाई ये एल्युमिनियम है, ये चांदी है, सिल्वर है, और ये गोल्ड है, और ये तांबा। धातुओं में चांदी Ag सबसे अच्छी चालक है ना। का प्रतिरोध सबसे कम तथा एल्यूमिनियम का प्रतिरोध, इन चारण की बात कर रहे हैं, का सबसे अधिक होता है। इन चारण की बात कर रहा हूं भाई। इसमें इन चारण में एल्यूमिनियम को प्रतिरोध सबसे ज़्यादा और चांदी को सबसे कम। अब अगर इन चारों धातुओं को मैं चालकता को क्रम लिखूं, ठीक है ना, चालकता का क्रम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। पहले तो प्रतिरोध का क्रम लिख रहा हूं मैं, प्रतिरोध का घटता क्रम। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका, एल्यूमिनियम का, और फिर किसका, एल्यूमिनियम में लगेगा सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम के बाद सोने में, सोने के बाद तांबे में, और तांबे के एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा, और इससे कम सोने में, और इससे कम तांबे में, और सबसे कम चांदी में। और अब इनको मैं चालकता को क्रम लिखूं तो चालकता का क्रम
सबसे अच्छी चालक कौन होगी? सबसे ज़्यादा चालक। चालकता का क्रम क्या होगा बताओ? चांदी सबसे अच्छी चालक है ना, तो चांदी, तांबा, इसके बाद सोना, और इसके बाद क्या बचा? एल्यूमिनियम। ये इनकी चालकता का क्रम है। सबसे अच्छी चालक कौन है? चांदी। और सबसे कम चालक कौन है? एल्यूमिनियम। चारों धातुओं का चालकता का क्रम है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आज के वीडियो में हो गया, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र देख लिया हमने। और चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि कोई भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है। 4 राशियों का हमने यहाँ पर वर्णन किया है। आप इन सभी 4 राशियों को ठीक से ध्यान में करेंगे, और बीच बीच में जो सूत्र दिए गए उनको भी हमको याद करना है, क्योंकि इन सूत्रों का काम हमें न्यूमेरिकल हल करने में करना है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन चालक तारों का संयोजन समझाएंगे, ठीक है। ओके।